नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भरतपुर में बूथ स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस में चल रही उथल पुथल पर हमला बोलते हुए कहा कि पायलट किसी भी बहाने धरने पर बैठ जाते हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आएगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तिजोरी भरने में उनका योगदान कम और गहलोत का योगदान ज्यादा है। उन्होंने आगे कहा कि गहलोत ने राजस्थान सरकार को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है और राज्य को लूट लिया है। भ्रष्टाचार का यह पैसा कांग्रेस पार्टी के खजाने में चला गया। शाह ने 2008 ब्लास्ट के आरोपियों के बरी होने को लेकर कहा कि विस्फोट पीड़ितों की मौत पर सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा राजस्थान में 3D सरकार है जिसमें डी का मतलब दंगे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और दलित अत्याचार है। राजस्थान में हुए मुसलमानों पर सर्वे के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस सर्वे में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, जैसे हायर एजुकेशन में मुस्लिम सिर्फ 2% हैं और मुसलमानों से ज्यादा जमीनें SC/ST के पास हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की ऐसी 82 बिरादरियां हैं जिनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। ओवैसी ने ये भी कहा कि इस मामले में आगे बातचीत करने के लिए उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी समय मांगा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और अगर गहलोत समय देते हैं तो रमजान के बाद उनसे मिलने जाऊंगा। दिल्ली आबकारी नीति मामले में CBI के अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन के बाद से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल CBI और ED पर हमलावर हैं। शनिवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा था कि मैंने दिल्ली विधानसभा में जिस दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला था उसी दिन मैं जान गया था कि अगला नंबर मेरा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि वह झूठी गवाही देने और अदालतों में झूठे सबूत पेश करने के लिए CBI और ED के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करेंगे। आबकारी नीति मामले को लेकर आप प्रमुख ने कहा कि ED CBI ने 100 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप लगाया। उन्होंने 400 से अधिक छापे मारे, लेकिन यह रकम नहीं मिली। CBI ED ने आबकारी नीति मामले में अदालत में झूठे हलफनामे दायर किए। वे मनीष सिसोदिया और मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए लोगों को प्रताड़ित कर रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर उन्होंने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने 14 फोन तोड़ दिए। फिर ED कह रही है कि उसमें से 4 फोन उनके पास हैं और CBI कह रही है कि 1 फोन उनके पास है। अगर उन्होंने फोन तोड़े हैं तो उनके पास फोन कैसे आए? इन लोगों ने झूठ बोलकर केस बनाए और बोला कि शराब घोटाला हुआ है। आबकारी मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर केजरीवाल के CBI और ED पर किए गए ट्वीट को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार किया है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने CM केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उनके ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि ये बताना भूल गए कि अगर माननीय अदालत आपको दोषी ठहराती है तो क्या आप उसके खिलाफ भी मामला दायर करेंगे? कानून को अपना काम करने दें और हमें कानून में विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि ED CBI के खिलाफ कोर्ट जाओगे और अगर कोर्ट भी खिलाफ गई तो फिर कोर्ट के खिलाफ भी जाओगे। किरण रिजिजू के बाद बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। CBI और ED के दुरुपयोग के आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भ्रष्ट चेहरा बेनकाब हो गया है। उन्हें CBI को बताना चाहिए कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने शराब घोटाले से कितना पैसा निकाला। विडंबना यह है कि भ्रष्ट मंत्रियों के कैबिनेट का नेतृत्व कर रहे केजरीवाल खुद को भारत में एकमात्र ईमानदार व्यक्ति बता रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का सटीक उदाहरण। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाला मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, जिस मीटिंग में शराब घोटाला रचित किया जाता है उसकी अध्यक्षता आप कर रहे थे, तो आप पर गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए? बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जनता को बताएं कि उनकी समीर महेंद्रू से फेस टाइम पर बात हुई या नहीं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल से आगे सवाल करते हुए कहा कि आप जनता को यह भी बताइए कि शराब कारोबारियों से आपका क्या रिश्ता है? आपकी शराब नीति इतनी अच्छी थी तो इसको वापस क्यों लिया गया? उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का केवल एक ही काम है, लूट खसोट और भ्रष्टाचार। गौरव भाटिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपको किसी बात का डर नहीं है तो दूध का दूध और शराब की शराब होने दीजिए। जो सवाल पूछे जाएं उनका उत्तर दीजिए। अगर आपके ही मापदंड आपके ऊपर लगाएं तो एक पॉलीग्राफी टेस्ट ले लीजिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट ले लीजिए, सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा आप करेंगे नहीं क्योंकि अंदर से आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं।
कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और हाल ही में बीजेपी से आए पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी को पार्टी ने अपनी सीट से टिकट दिया है। वहीं कोलार से चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का नाम कांग्रेस ने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है और उनकी जगह कोथूरजी मंजुनाथ को कोलार सीट से टिकट दिया है। बता दें, सिद्धरमैया को पार्टी ने वरुणा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ साथ पार्टी ने कुमता विधानसभा सीट से पूर्व गवर्नर मार्गरेट अल्वा के बेटे निवेदित अल्वा को भी मैदान में उतारा है। इस तीसरी लिस्ट के साथ कांग्रेस ने कुल 209 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कर्नाटक चुनाव के लिए जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा ने बेंगलुरु में घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने और उनकी पार्टी ने महिला सशक्तिकरण से लेकर किसानों के विकास के कार्यों पर जोर दिया है। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया है कि पार्टी स्त्री शक्ति समूह द्वारा लिए गए कर्ज को माफ करेगी। वहीं 1 साल में 5 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे और गर्भवती महिलाओं को 6 महीने में 6,000 रुपए भत्ता, विधवाओं की पेंशन को बढ़ाकर 900 रुपए से 2,500 रुपए कर दिया जाएगा। महिलाओं को 15 वर्ष की सेवा पूरी करने पर पेंशन देने का वादा किया गया है। इसके साथ साथ किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए की सब्सिडी देने का भी प्रस्ताव दिया गया है। खेतीहर मजदूरों के लिए 2,000 रुपए मासिक भत्ता, खेती करने वाले युवकों से शादी करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपए की सब्सिडी। इसमें विभिन्न सिविल सेवाओं और रक्षा भर्तियों के लिए कन्नड़ में परीक्षा आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का भी वादा किया गया है। पार्टी ने यह भी वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आई तो निजी क्षेत्र में कन्नडिगों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून लाएगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी से नाराज बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट की तीसरी लिस्ट जारी करने के लिए आज शनिवार 15 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। बता दें, अभी तक बीजेपी ने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की है, जिसमें पार्टी 224 में से 213 नामों की घोषणा कर चुकी है और 11 नामों की घोषणा होना भी बाकी है। वहीं जब चुनाव लड़ने को लेकर जगदीश शेट्टार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे अपने समर्थकों से बात करने के बाद फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि जब वह बीजेपी के नेताओं से मिले तो उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें फैसले के लिए वरिष्ठ नेताओं से बात करनी होगी। उन्होंने गुरुवार 14 अप्रैल को कहा कि वह कल सुबह तक इंतजार करेंगे। दोपहर तक वह अपने शुभ चिंतकों के साथ बैठक करेंगे। शेट्टार ने आगे कहा कि बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पार्टी ने उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी लिस्ट की घोषणा नहीं करती है तो वह अगला कदम उठाएंगे। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान भी यही कहा था कि वह केवल 2 दिन और इंतजार करेंगे। केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर सत्यपाल मलिक द्वारा किए गए खुलासों के बाद अब भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। रिपोर्टरों से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र पर आरोप लगाए गए हैं। मामला देश की सुरक्षा और जवानों की शहादत से जुड़ा है। अगर तत्कालीन राज्यपाल ने इस तरह के बयान और आरोप लगाए हैं तो केंद्र को इसका जवाब देना चाहिए। बता दें कि इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले पर कहा था कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने घटना से पहले एक विमान की मांग की थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को विदेश की एक कोर्ट में जीत हासिल हुई है। एंटीगुआ और बारबुडा की हाई कोर्ट ने कहा कि 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के सिलसिले में भारत में वांटेड हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को एंटीगुआ और बारबुडा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता। मेहुल चौकसी ने अपने मुकदमे में तर्क दिया कि एंटीगुआ के अटॉर्नी जनरल और पुलिस प्रमुख के पास उसके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच करने का दायित्व है। चौकसी ने अपने दावों को लेकर जांच की मांग की है, साथ ही उसने कोर्ट से राहत की भी मांग की है। उसने मांग करते हुए कहा था कि 23 मई 2021 को एंटीगुआ और बारबुडा से उसके जबरन अपहरण की गहनता से जांच होनी चाहिए। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट के आदेश के बिना एंटीगुआ और बारबुडा की सीमा से मेहुल चौकसी को बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि डोमिनिकन पुलिस इस बात की पुष्टि करे कि क्या चौकसी को उसकी इच्छा के खिलाफ जबरन ले जाया गया था। आज आईपीएल के पहले मुकाबले में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आमने सामने थे। टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बेंगलोर ने अपने 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 174 रन बनाए थे। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 151 रन ही बना सकी और बेंगलोर ने ये मुकाबला 23 रनों से जीत लिया। आईपीएल के आज दूसरे मुकाबले में लखनऊ के एकाना स्टेडियम में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने हैं। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।